दोस्तों नमस्कार। मैं हूं सीए नितेश गुप्ता और आज आपके साथ में जो डिस्कशन लेके आया हूं वह भारत सरकार के एक ऐसे अनूठे प्रयास का है जिसके माध्यम से सरकार जो हमारे फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स हैं या फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स हैं, यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको बैंक से लोन मिल सके और विदाउट एनी कोलेटरल सिक्योरिटी। ऐसी एक योजना है भारत सरकार की जिसके विषय पे मैं आपसे डिस्कशन करना चाहता हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं डिस्कशन के लिए आज लेके आपके साथ में आया हूँ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। दोस्तों अक्सर हम ये देखते हैं कि हमारे जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं या फर्स्ट टाइम बिजनेस में जो एंट्री लेने वाले लोग हैं, उनके पास में अक्सर कोलेटरल सिक्योरिटी लोन के अगेंस्ट में ऑफर करने के लिए नहीं होती है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए सरकार इस योजना को लेके आई है और ऐसे लोगों के लिए सरलीकरण किया गया है जिससे कि उनको लोन मिल सके और बिना किसी कोलेटरल सिक्योरिटी के। दोस्तों इस योजना के आवश्यक बिंदु या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के डिस्कशन से पहले मैं आपके साथ में इस चीज को भी शेयर करना चाहता हूं कि मेरा एक और वीडियो है जिसके माध्यम से मैंने आप लोगों को अवेयर करने की कोशिश की है कि आप किन चीजों का ध्यान रखें जिससे कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में आपको लोन आसानी से मिल सके। दोस्तों उस वीडियो का लिंक आई बटन पर तो आ ही रहा है और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है, तो आप उस वीडियो को भी अवश्य जरूर देखें जिससे कि आपको ये समझ में आ सके कि किन चीजों का अगर हम ध्यान रखते हैं तो हमारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में हमारा ऋण या लोन जो है वो अप्रूव हो सकता है। तो चलिए दोस्तों इस डिस्कशन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और हम लोग अपने इस डिस्कशन के सफर में इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं कि अभी तक मुद्रा योजना की जो मुद्रा योजना है उसमें सरकार को क्या सफलता हासिल हुई है। दोस्तों हम लोग कुछ नंबर्स के साथ में इस स्कीम को एनालाइज करते हैं और ये देखते हैं कि अभी तक इस स्कीम में क्या सफलता मिली है। दोस्तों क्योंकि इस स्कीम में साल 2021 और 21-22 दोनों का जिक्र है और क्योंकि ये दोनों ईयर्स ही पेंडेमिक इफेक्टेड हैं तो इसलिए कंपैरिजन के लिए हम लोग इन ईयर्स को कंसीडर नहीं कर रहे हैं और हम जो कंसीडर करेंगे वो साल 2015-16 से लेके साल 2019-20 तक का जिक्र करते हैं। दोस्तों हम लोग ये देखते हैं साल 2015-16 में जो नंबर ऑफ लोन अकाउंट सैंक्शन हुए उनका नंबर 3 करोड़ 48 लाख से थोड़ा ज्यादा था, जो कि साल 19-20 में बढ़कर 6 करोड़ 22 लाख से थोड़ा ज्यादा रहा। इसी तरह अगर हम अमाउंट इन्वॉल्व इन सैंक्शन या कितना अमाउंट सैंक्शन हुआ रुपीस टर्म्स में अगर हम उसको समझने का प्रयास करें तो साल 15-16 में ये अमाउंट 1,37,000 करोड़ से थोड़ा ज्यादा था, जो साल 19-20 में बढ़कर 3,37,000 करोड़ से थोड़ा ज्यादा रहा। तो दोस्तों हम ये एनालिसिस करते हैं कि नंबर ऑफ अकाउंट्स तो बढ़े ही बढ़े, इसमें तो उछाल आया ही, लेकिन जो अमाउंट इन्वॉल्व था सैंक्शन में ये डबल से भी ज्यादा हुआ, जो इस स्कीम की सफलता का पैमाना है। तो दोस्तों हम लोग कंक्लूजन ये कर सकते हैं कि ये स्कीम वास्तव में सफल रही है और आने वाले टाइम में पेंडेमिक का इफेक्ट जैसे जैसे कम होगा और नए उद्यम स्थापित होंगे, नए उद्यमी इस स्कीम का लाभ लेंगे। अक्सर हमारे मन में भ्रांति रहती है कि इस स्कीम में सफलता नहीं मिल पाती है। तो दोस्तों अभी हमने टेबल जो एनालिसिस करी और जो नंबर्स को एनालाइज किया उसके माध्यम से कहीं ना कहीं हमारी भ्रांति दूर होती है। दोस्तों नंबर्स को एनालाइज किया हमने और इस स्कीम की सफलता को समझा। इस स्कीम को माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च किया था। मैक्सिमम 10 लाख रुपीस तक का लोन इस स्कीम में दिया जा सकता है और वह भी माइक्रो एंटरप्राइजेस को, यानी कि सूक्ष्म कैटेगरी के यूनिट्स को। जो लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं उसमें पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, एनबीएफसीज, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, इन सब के माध्यम से लोन दिया जा सकता है। और जो कैटेगरीज हैं लोन की उसमें शिशु, किशोर और तरुण, इन 3 कैटेगरी के माध्यम से, क्योंकि हर कैटेगरी की अपनी एक कैपिंग की गई है लोन अमाउंट की, तो इन कैटेगरी के माध्यम से लोन दिया जा सकता है। दोस्तों क्योंकि अभी मैंने शिशु, किशोर और तरुण इन कैटेगरीज का जिक्र किया और इन कैटेगरी के माध्यम से लोन के मैक्सिमम अमाउंट को कैप किया गया है, तो शिशु कैटेगरी में आप मैक्सिमम 50,000 रुपए तक का लोन ले सकते हैं। किशोर कैटेगरी में 50,000 1 से 5 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं और जो तरुण कैटेगरी है उसमें आप 5 लाख 1 से 10 लाख रुपए तक का मैक्सिमम लोन ले सकते हैं। दोस्तों अब हम एलिजिबिलिटी या पात्रता समझने का प्रयास करते हैं। तो इस योजना में कोई भी ऐसा एप्लीकेंट जिसकी उम्र 18 साल से ज्यादा हो और 65 साल से कम हो वह इस योजना में अप्लाई कर सकता है। और ऐसे लोन के लिए जो फार्म रिलेटेड एक्टिविटी या एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटी के लिए नहीं है,
यानी कि ऐसा कोई भी सेक्टर जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है या ट्रेडिंग सेक्टर है, ऐसे में आप लोन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये फार्मिंग एक्टिविटी से संबंधित नहीं होना चाहिए। और जैसा मैंने अभी पहले कहा था कि मैक्सिमम आप 10 लाख रुपए तक का ही लोन इस स्कीम में ले सकते हैं, जो कि मैंने अभी आप लोगों के साथ में शेयर भी किया, शिशु कैटेगरी, किशोर कैटेगरी और तरुण कैटेगरी। अगर हम प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कुछ और पहलू और विशेषताओं पर निगाह डालें तो हम ये देखते हैं कि ये नए यूनिट्स के लिए तो लोन आप ले ही सकते हैं इस स्कीम के अंदर। आपका अगर प्री एग्जिस्टिंग या पुराना कोई यूनिट चल रहा है तो भी आप लोन ले सकते हैं। और जो सबसे अच्छी खूबी जो मैंने पहले ही आपके साथ में शेयर किया है कि आपको किसी भी तरीके की कोलेटरल सिक्योरिटी ऑफर करने की आवश्यकता नहीं है इस स्कीम के अंदर। दोस्तों, कोलेटरल सिक्योरिटी वही है कि अगर बैंक से लोन ले रहे हैं तो बैंक अक्सर आपसे प्रॉपर्टी, आपके घर के, दुकान के, इस तरीके के पेपर्स की डिमांड करता है, या आपसे किसी और चीज को हाइपोथिकेट करने की या मॉर्गेज करने की बात करता है। तो कोई हाइपोथिकेशन या मॉर्गेज करने की आवश्यकता नहीं है आपको। इसी का तात्पर्य है कि आपको कोई कोलेटरल सिक्योरिटी ऑफर नहीं करनी है इस लोन के लिए। कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो इस लोन को दे सकते हैं? तो जी हाँ दोस्तों, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स के अलावा अगर मैं बात करूं तो एनबीएफसीज, ये सभी लोग जो है इस स्कीम के माध्यम से आपको लोन दे सकते हैं। और जो डॉक्यूमेंट्स की नीड है, किस तरीके के डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं, तो दोस्तों आपको अपने केवाईसी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, जिसमें कि आपका एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ, बिजनेस की एग्जिस्टेंस का प्रूफ, आपको बैंक का एप्लीकेशन फॉर्म, क्योंकि हर बैंक का अपना एक एप्लीकेशन फॉर्म है, उसी के माध्यम से आपको इस लोन को अप्लाई करना होगा। और थोड़े बड़े साइजेस के लोन में बैंक जो है वो अक्सर प्रोजेक्ट रिपोर्ट की भी डिमांड करती है। तो दोस्तों, प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक अच्छी प्रोजेक्ट रिपोर्ट होनी चाहिए, जिसके माध्यम से आप बैंक को ये बता सकें कि आप क्या व्यवसाय करना चाहते हैं, आप उसका रॉ मटेरियल कहाँ से परचेज करेंगे, कहाँ फिनिश गुड्स सेल करेंगे, फाइनेंशियल टर्म्स में आप सेल कितनी करेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी कितनी आएगी आपके बिजनेस में, किस तरीके से लोन का रीपेमेंट होगा, ये सारा का सारा बिजनेस प्लान आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट में होना चाहिए। और एक अच्छी प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपके लोन की सफलता का एक बड़ा कारण बन सकती है। इसी तरीके से अगर आपको अपने व्यवसाय का पहले से अनुभव है, कोई ट्रेनिंग आपने ली हुई है, कोई आपने उस तरीके का जॉब किया है ऐसे यूनिट में जिसको कि आप प्रपोज कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप अपने प्रपोजल के साथ में इस एक्सपीरियंस को या इस ट्रेनिंग को जरूर लगाइए, जिससे कि आपको लोन मिलने में आसानी हो सके। तो दोस्तों, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको इस एप्लीकेशन के साथ में लगाने चाहिए। दोस्तों, अब हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि बोरोवर का कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो सकता है, ज्योग्राफिकल लोकेशंस कहाँ कहाँ हो सकती हैं, और क्या बिजनेस ऑप्शंस अवेलेबल हैं। दोस्तों, अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं तो आप एज ए इंडिविजुअल इस स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं, आप एज अ पार्टनरशिप फर्म या कंपनी के तौर पर भी आप इस स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात करूं तो आप शहरी या ग्रामीण क्षेत्र में कहीं पर भी अपने बिजनेस को स्थापित कर सकते हैं और इस योजना का लाभ ले सकते हैं। और अगर मैं बिजनेस ऑप्शंस की बात करूं, उस चीज को समझाने से पहले मैं आपको यह समझाने का प्रयास करता हूं कि आप इस स्कीम में टर्म लोन या वर्किंग कैपिटल दोनों में से किसी भी फैसिलिटी या मिक्सचर ऑफ बोथ फैसिलिटीज, आप किसी का भी बेनिफिट ले सकते हैं। दोस्तों, एक एग्जाम्पल के साथ में मैं आपको समझाता हूं कि यदि आप ब्यूटी पार्लर अपना खोलना चाहते हैं और आपको फर्नीचर तैयार करवाना है, उसमें आपको मिरर्स लेने हैं, इसी तरीके के अगर और भी चीजें आपको लेनी है उस ब्यूटी पार्लर में, तो आपको उन सबको खरीदने के लिए टर्म लोन उपलब्ध कराया जाएगा। और उस टर्म लोन का रिपेमेंट आपका 5 to 7 ईयर्स में रिपेमेंट हो सकता है बैंक और आपके बीच में, जो एग्री टर्म कर सकते हैं आप लोग। इसी तरीके से रोजमर्रा के खर्चों को मीट करने के लिए, जिसमें कि आपके सैलरी हो गई, आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गए, या कंज्यूमेबल्स, जैसे अगर ब्यूटी पार्लर में आपको ऑयल, पाउडर, इस तरीके के आइटम्स अगर लेने हैं तो आपको वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी अवेलेबल करवाई जाती है। तो पूरी तरीके से फ्लेक्सिबल है और एज पर द नीड ऑफ योर बिजनेस आप टर्म लोन या वर्किंग कैपिटल या दोनों का मिक्सचर का बेनिफिट आप ले सकते हैं। अगर मैं बिजनेस ऑप्शंस की बात करूं तो जैसा मैंने अभी आपके साथ में डिस्कस किया कि आप ब्यूटी पार्लर, लॉन्ड्री बिजनेस या रेस्टोरेंट, ढाबा, आप ट्रक ऑपरेटर हो सकते हैं, आप फ्रूट वेंडर हो सकते हैं, वेजिटेबल वेंडर हो सकते हैं, आर्टिजन हो सकते हैं, रिपेयरिंग शॉप खोल सकते हैं। तो तमाम ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो कि आपके मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग या सर्विस सेक्टर के ऑप्शंस हो सकते हैं और जो कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी से रिलेटेड ना हो। तो दोस्तों, ये सारे बिजनेस ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये डिस्कशन मेरा पसंद आया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है
तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं, जिसको मैं बताने का आपको पूरा प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।